एक खौफनाक गैंग जो मासूम बच्चियों की जिंदगी को नर्क बना रहा था। कानून के हाथ लंबे थे, पर अपराधियों की चालाकी और सत्ता का खेल उन्हें बचा रहा था। जब सिस्टम ने आंखें मूंद ली, तब एक निडर महिला अफसर डीएसपी अनीता अकेले इस अंधेरे के खिलाफ खड़ी हुई। क्या वो इन दरिंदों को कानून के शिकंजे में ला पाएगी, या फिर ये ताकतवर अपराधी उसे भी खत्म कर देंगे? देखिए इस दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी को, जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, हर दिन किसी न किसी घर से एक बेटी गायब हो रही थी। माता पिता बेबस होकर पुलिस थानों के चक्कर लगाते, मगर अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस विभाग भी इस मामले को हल करने में नाकाम साबित हो रहा था। डीएसपी अनीता तेज तर्रार, निडर और अपराधियों के लिए काल। जब उन्होंने इन मामलों की फाइल देखी, तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि रोज दर्जनों मासूम लड़कियां गायब हो रही थी। कुछ लड़कियों की लाशें गटर और नालों से मिलती, तो कुछ कभी नहीं मिलती। अनीता समझ गई कि यह मामला किसी आम अपहरण का नहीं, बल्कि किसी बड़े गैंग का काम है, जो लड़कियों को किडनैप कर उन्हें या तो बेच देता है या मार डालता है। उन्होंने ठान लिया कि अब इस केस को अपने तरीके से सुलझाना होगा। सिस्टम की सुस्ती को तोड़कर अपराधियों के सबसे खतरनाक इलाके में, जहां से लड़कियां सबसे ज्यादा गायब हो रही थी, वहीं पर अनीता ने अपनी अगली चाल चली। वह एक मछुआरन के भेष में सड़क किनारे बैठकर मछलियां बेचने लगी। उनका चेहरा धूल और मिट्टी से भरा था, आंखों में थकान थी और हाथों में टूटी फूटी मछलियों से भरी एक टोकरी। ठीक उसी वक्त इलाके का एक हवलदार वहां आया। उसे यह औरत संदिग्ध लगी। शायद उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, मगर अपराधियों का गुणगान करने वाले भ्रष्ट पुलिस वाले को ईमानदार अफसर की पहचान कहाँ होती है? यहाँ क्या कर रही है? हवलदार ने घूरते हुए पूछा। अनीता ने बिना सिर उठाए कहा, साहब, पेट पाल रहे हैं। हवलदार को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि यह कोई गरीब औरत है जिसे धमकाकर यहाँ से भगाया जा सकता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ अनीता के गाल पर जड़ दिया। अनीता का सिर एक पल के लिए झुक गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, मगर वह चुप रही। हवलदार ने गालियां बकते हुए उसकी मछलियां सड़क पर फेंक दी। मासूम मछलियां तड़पने लगी। भीड़ जमा हो गई, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। हवलदार वहां से निकल गया, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत को उसने थप्पड़ मारा है, वह शहर की डीएसपी है। रात होते ही अनीता ने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर से हवलदार के बारे में पूरी जानकारी निकाली। हवलदार का नाम था कपिल यादव। जब उसकी कॉल डिटेल्स चेक की गई, तो एक बड़ा राज खुला। वह उसी गैंग के गुंडों से मिला हुआ था जो लड़कियों का अपहरण करता था। अब अनीता को यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर थी, मगर यह तो बस शुरुआत थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था, मगर उसके ज़हन में एक ही चीज गूंज रही थी, उन मासूम लड़कियों की चीख, जिनकी कोई आवाज सुन नहीं पा रहा था। अगले दिन अनीता फिर से उसी जगह पर मछलियां बेचने बैठी थी, और सड़क पर आते जाते चेहरों को वह ध्यान से देख रही थी। कई लोगों के चेहरे देखकर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। दोपहर होने को आई थी जब एक दुबली पतली लड़की उसकी ओर बढ़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में खौफ था। उसने धीरे से कहा, दीदी, मदद करो। अनीता सतर्क हो गई। उसने बिना घबराए पूछा, क्या हुआ? लड़की ने इधर उधर देखा और कांपते हुए बोली, वह लोग मुझे पकड़कर ले जाना चाहते हैं। अनीता ने तुरंत उसे अपनी मछलियों की टोकरी के पीछे बैठा लिया और इधर उधर देखने लगी। तभी कुछ दूरी पर 4 आदमी खड़े थे। उनके ओठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अनीता समझ गई कि यह वही लोग हैं
जो लड़कियों को गायब कर रहे हैं। लड़की की हालत देखकर उसने धीरे से पूछा, तुम भागकर यहाँ तक कैसे आई? लड़की की आंखों में आंसू छलक आए। वह लोग बहुत सारी लड़कियों को एक सुनसान गोदाम में ले जाते हैं, वहाँ उन्हें बुरी तरह मारते हैं, भूखा रखते हैं और फिर लड़की ने आगे कुछ नहीं कहा, मगर अनीता सब समझ गई। तभी अचानक उन चारों में से एक आदमी इधर बढ़ा और उसने अनीता को घूर कर देखा और फिर लड़की की ओर इशारा करते हुए बोला, ए मछली वाली, वह लड़की हमारी है, उसे हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे भी उठा लेंगे। अनीता की मुट्ठियां भिज गई। कौन सी लड़की? उसने अनजान बनते हुए पूछा। आदमी गुस्से में बोला, बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है, ये लड़की भाग गई थी, इसे लौटाना ही पड़ेगा। अनीता ने लड़की को अपनी टोकरी से और पीछे खींच लिया और बिना डरे बोली, मैं किसी भी लड़की को नहीं लौटाऊंगी, भाग जा यहाँ से। आदमी के चेहरे पर गुस्सा दौड़ गया। उसने अनीता की कलाई पकड़ ली और जोर से झटका दिया, मगर अगले ही पल अनीता ने इतनी जोर से उसकी कलाई मरोड़ी कि उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई। आदमी चीख पड़ा। बाकी 3 लोग उसकी ओर दौड़े, मगर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, अनीता ने मछली काटने वाला चाकू उठाया और एक के गले पर रख दिया। अब बोल, कौन कौन शामिल है इस धंधे में? अनीता ने दहाड़ते हुए पूछा। आदमी घबराकर पीछे हटने लगा, मगर तभी पीछे से किसी ने अनीता के सिर पर वार कर दिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंखें खुली तो हर तरफ अंधेरा था। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने लोहे की रोड से वार किया हो। हाथ और पैर बंधे हुए थे। हल्की हल्की रोशनी में अनीता ने चारों ओर देखा। बदबूदार कमरा, फर्श पर बिखरा खून, कोनों में पड़े पुराने कपड़े, टूटे हुए खिलौने। यहाँ कई मासूम लड़कियाँ कैद रही होंगी। उसने हल्के से सिर घुमाया, तभी एक दर्द भरी सिसकी सुनाई दी। एक दीवार के किनारे एक लड़की सिकुड़कर बैठी थी। उसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा नहीं होगी। चेहरे पर गहरे जख्म थे और बदन पर कई जगह पर चोट के निशान। अनीता ने उसे धीरे से आवाज दी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। 2 आदमी अंदर आए। एक की आंखें लाल थी, शायद नशे में था। दूसरे के चेहरे पर दरिंदगी थी। तो तू पुलिस वाली निकली? पहले आदमी ने अनीता के बालों को पकड़कर जोर से खींचा। बड़ी आई लड़कियों को बचाने वाली। दूसरे ने ठहाका लगाया। अब देख, तुझे भी उन्हीं लड़कियों की तरह तड़पना पड़ेगा जिन्हें तू बचाने आई थी। अनीता की आंखों में खून उतर आया, मगर अभी वह बेबस थी। तभी उसने देखा, कोने में बैठी लड़की घबरा रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। वह धीरे धीरे सरक कर अनीता के पास आई और कान में फुसफुसाई, यहाँ कई लड़कियां बंद हैं। अनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे खुद की परवाह नहीं थी, मगर जितनी लड़कियां यहाँ कैद थी, उनकी जान किसी भी वक्त जा सकती थी। तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों आदमी चौकन्ने हो गए और भागकर बाहर गए। अनीता के हाथ बंधे थे, मगर उसने धीरे से रस्सी को हिलाना शुरू किया। लड़की कांपते हुए बोली, तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे। जो एक बार यहाँ आता है वह कभी जिंदा नहीं जाता। अनीता ने गहरी सांस ली, दर्द को सहा और धीरे से कहा, जब तक मैं सांस ले रही हूँ तब तक इन दरिंदों को जीतने नहीं दूंगी। बाहर दरवाजे के पीछे किसी की परछाई दिख रही थी। कोई आ रहा था। अनीता की सांसें थम गई, मगर दिमाग पूरी तरह सतर्क था। दरवाजा एक जोरदार धक्के से खुला। 3 आदमी अंदर आए। पहला वही था जिसने अनीता के सिर पर वार किया था। दूसरा आदमी लंबा चौड़ा था, जिसकी आंखों में दरिंदगी थी। तीसरा आदमी एक मासूम बच्ची को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ लाया। बच्ची मुश्किल से 9-10 साल की होगी। शरीर पर पुराने फटे हुए कपड़े, चेहरे पर चोटों के गहरे निशान थे। वह इतनी डरी हुई थी कि चीखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। पहले आदमी ने ठहाका लगाया, देख पुलिस वाली, तुझे यहाँ से कोई बचाने नहीं आएगा। अब तुझे भी उन लड़कियों की तरह मार कर फेंक देंगे। अनीता ने जब उस बच्ची की हालत देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। बच्ची की आंखों में गहरा दर्द था। दूसरे आदमी ने बच्ची को जमीन पर फेंका और जोर से ठोकर मारी।
बच्ची दर्द से चीख भी नहीं पाई, सिर्फ कांपती रही। लड़की जो कोने में बैठी थी सिसकते हुए बोली, इन्हें रोक लो वरना ये उसे मार डालेंगे। अनीता का खून खोल उठा, मगर हाथ बंधे होने के कारण वह कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी पहले आदमी ने कमर से चाकू निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, इसकी बलि चढ़ाने का समय आ गया। अनीता जोर से चिल्लाई, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बची हो तो इसे छोड़ दो। मगर उन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पहला आदमी आगे बढ़ा, उसने बच्ची के बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर किया और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। बच्ची की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी, वह सब सहने की आदी हो चुकी थी। शायद उसे लगने लगा था कि उसे कोई बचाने नहीं आएगा। अनीता की आंखें छलक पड़ी, नहीं। तभी अचानक बाहर गोलियों की आवाज गूंजी, दरवाजे के बाहर हलचल मच गई। किसी ने जोर से चिल्लाया, पुलिस! तीनों आदमी चौंक गए। बाहर से लगातार गोलियां चल रही थी। अनीता ने इस मौके को नहीं गंवाया। उसने पूरी ताकत से रस्सी को खींचा, मगर अब भी वह बंधी थी। बच्ची अभी भी कांप रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर से गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी, चीख पुकार मची थी। कोई भाग रहा था, कोई गिर रहा था। कमरे में खड़े तीनों दरिंदे सकते में आ गए। उनके चेहरे पर पहली बार डर नजर आया। अनीता की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण चमकी, लेकिन अभी भी हाथ और पैर बंधे हुए थे। वह कुछ कर नहीं सकती थी, सिर्फ देख सकती थी। पहला आदमी चाकू हाथ में लेकर तेजी से दरवाजे की ओर भागा। देखता हूँ कौन अंदर आता है। दूसरा आदमी, जिसने बच्ची को बालों से पकड़ रखा था, वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी, अगर पुलिस अंदर आई तो हम सब मारे जाएंगे। तीसरा आदमी घबराकर बोला। पहले आदमी ने गुस्से से उसकी ओर देखा, तो क्या करें, छोड़ दें इन सबको। दूसरे आदमी ने बच्ची की गर्दन पर चाकू रखा। उसकी आंखों में पागलपन छलक रहा था। अगर हम मरने वाले हैं तो यह भी जिंदा नहीं बचने चाहिए। बच्ची कांप रही थी, उसका छोटा सा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था कि अभी धड़कना बंद हो जाएगा। उसकी आंखों में एक बार फिर वही डर था जो हर बार किसी मासूम लड़की की आंखों में होता है जब उसकी जिंदगी का फैसला किसी दरिंदे के हाथ में होता है। अनीता ने पूरा जोर लगाया। रस्सी उसकी कलाइयों में धंस गई थी, खून बहने लगा था, लेकिन वह रुकी नहीं। तभी दरवाजा जोर से खुला। रुक जाओ! एक पुलिस वाला अंदर घुसा, हाथ में बंदूक थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरा पसीने से भरा था। तीनों दरिंदे पलटे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, पुलिस वालों ने गोली चला दी। पहली गोली पहले आदमी की टांग में लगी। वह दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ा। बच्ची अब भी कांप रही थी। दूसरा आदमी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी कमर में एक और गोली दाग दी। अब सिर्फ तीसरा आदमी बचा था। उसके हाथ में अभी भी चाकू था और उसने बच्ची की गर्दन पर और जोर से रख दिया। कोई हिला तो मैं इसे मार दूंगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। बच्ची की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अनीता ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। उसके हाथ से खून बह रहा था, मगर वह रुकी नहीं और आखिरकार रस्सी टूट गई। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसके सामने एक मासूम बच्ची की जिंदगी थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। तीसरा आदमी अभी भी बच्ची की गर्दन पर चाकू रखे हुए था। उसका हाथ कांप रहा था। पुलिस वाला बंदूक ताने खड़ा था, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था। बच्ची अब हिल भी नहीं रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, मानो उसने अब उम्मीद ही छोड़ दी हो। अनीता ने एक पल भी गंवाए बिना पूरी ताकत से अपनी कुर्सी उठाई और उस आदमी पर दे मारी। आदमी जोर से जमीन पर गिरा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। बच्ची का शरीर लाचार होकर जमीन पर गिर पड़ा। अनीता ने तुरंत बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो, उसने घबराते हुए कहा। बच्ची की नाजुक सांस धीमी हो रही थी। शायद गला इतनी जोर से दबाया गया था कि वह अब ज्यादा देर तक होश में नहीं रह पाएगी। पुलिस वाले ने आगे बढ़कर उस दरिंदे को घसीटकर जमीन पर पटक दिया। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने दहाड़ते हुए कहा।
मगर अनीता की नज़र सिर्फ बच्ची पर थी। उसने अपने साड़ी का किनारा पाड़कर बच्ची के गले पर हल्का सा रगड़ा ताकि उसे कुछ राहत मिले। बच्ची का शरीर ठंडा हो रहा था। अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी छोटी बच्ची जिसे इस दुनिया के खेल भी ठीक से नहीं पता, उसे इन दरिंदों ने कितना दर्द दिया होगा। तुम बच जाओगी, कुछ नहीं होगा। उसने हिम्मत देने की कोशिश की, मगर उसकी खुद की आवाज़ कांप रही थी। बच्ची की आंखें अध खुली थी। वह हल्के से बुदबुदाई, दीदी, क्या मैं अब घर जा पाऊंगी? अनीता ने बच्ची को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। हाँ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। बच्ची की सांसें अब और भी धीमी हो रही थी। अनीता की आंखों से आंसू की धार बह निकली। नहीं, सोना मत, आंखें खोलो। मगर बच्ची का सिर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसकी छोटी सी नाजुक हथेली अब अनीता की उंगलियों से फिसलने लगी थी। उसकी सांसें बेहद कमजोर थी। उसने बच्चे के ठंडे होते शरीर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आंखें खोलो। बच्ची की आंखों में हल्की सी चमक आई। मुझे घर जाना है। उसकी आवाज़ धीमी थी। अनीता का गला सूख गया। उसे लग रहा था कि उसके हाथों से जिंदगी फिसल रही है और वह कुछ नहीं कर पा रही। तभी बाहर से और पुलिस वालों के आने की आवाज़ आई। कई अधिकारी अंदर घुसे, घायल दरिंदों को घसीट कर ले जाने लगे, मगर अनीता वहीं बैठी रही, बच्ची को गोद में लिए, उसकी हर सांस गिनते हुए। एक पुलिस वाले ने पास आकर कहा, मैडम, हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अनीता की आंखों में एक पागलपन सा उभर आया। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वह बच्ची को अपनी बाहों में उठाकर दौड़ पड़ी। खून से लथपथ हाथ, चोटों से भरा शरीर, मगर उसे खुद की कोई परवाह नहीं थी। रास्ते में बच्ची की सांसें और हल्की हो गई। अनीता का दिल बैठता जा रहा था। प्लीज बस थोड़ा और हिम्मत रखो। अस्पताल का दरवाजा देखते ही उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, डॉक्टर, डॉक्टर। और नर्स भागते हुए आए। बच्ची को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। दरवाजे के उस पार वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अनीता वहीं दरवाजे पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर इस बच्ची ने दम तोड़ दिया तो मैं इन दरिंदों की दुनिया ही खत्म कर दूंगी। उसने अपने जख्मों की परवाह किए बिना कसम खा ली। डॉक्टरों की हलचल तेज हो गई थी और फिर एक मशीन ने एक लंबी बीप दी। अनीता की सांस अटक गई। क्या वह अब भी सांस ले रही थी या सब खत्म हो गया था? मशीन की लंबी बीप ने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। डॉक्टरों के चेहरे उतर गए। अनीता के कानों में आवाज गूंजने लगी। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह दरवाजे से लपक कर अंदर घुसी। डॉक्टरों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं था। बच्ची के नन्हे से शरीर पर तारें लगी थी। डॉक्टर उसकी नब्ज टटोल रहे थे, मगर उनकी आंखों में मायूसी थी। अनीता कांपती हुई आगे बढ़ी। उसके होठ सूख चुके थे। बच्ची, उठो, देखो, तुम्हें तुम्हारे घर ले जाना है। तुमने मुझसे वादा किया था। कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टरों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक ने गहरी सांस ली और कहा, हमें माफ़ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं। अनीता के अंदर से एक दिल चीर देने वाली चीख निकली। उसने बच्ची के ठंडे पड़ चुके हाथों को पकड़ लिया और अपनी आंखों से लगाकर रो पड़ी। तुम्हें जाना नहीं था, तुम बच सकती थी। मैंने तुम्हें बचाने की कसम खाई थी। कमरे में खड़े हर इंसान की आंखें भीग गई। डॉक्टरों ने सिर झुका लिया। नर्स की आंखों में आंसू छलक पड़े। एक मासूम जिसने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी, वह दुनिया की गंदगी का शिकार हो गई। अनीता के हाथ खून से लथपथ थे, लेकिन अब वह दर्द से सुन्न हो चुकी थी। अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो उन सैकड़ों लड़कियों का क्या होगा जो अभी भी उन दरिंदों के नर्क में फंसी हैं। उसने बच्ची की आंखें धीरे से बंद की, उसके माथे पर हाथ फेरा और फिर धीरे से फुसफुसाई,
अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, अब तुम्हें कोई नहीं छू पाएगा। फिर वह खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे मगर अब उनमें जलता हुआ बदला भी था। वह दरवाजे से बाहर निकली, उसका खून खोल रहा था। अब एक भी दरिंदा जिंदा नहीं बचेगा। अनीता की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ज्वाला थी जो सब कुछ भस्म कर देने को तैयार थी। रात के अंधेरे में वह अस्पताल से सीधे अपने ऑफिस पहुंची। हाथों से खून सूख कर जम चुका था मगर उसे परवाह नहीं थी। उसके कदम तेज थे। मुझे उन सब का नाम चाहिए जो इस गंदगी में शामिल हैं, उसने ऑफिस में घुसते ही चिल्लाया। उसके साथी अधिकारी चौंक गए। किसी ने उसे इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। इंस्पेक्टर रजत ने कहा, मैडम, हमने 2 गुंडों को पकड़ लिया है मगर सरगना अभी भी बाहर है। नाम क्या है? रजत थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीमी आवाज में बोला, वह शख्स जिसे कोई नहीं छूता, जिसका नाम लेते ही लोग कांप जाते हैं, किशोर ठाकुर। अनीता के दांत भिंच गए। किशोर ठाकुर, वह नाम जो सालों से कानून से बचता आ रहा था, अब बचेगा नहीं। वह सीधे हथियार कक्ष में पहुंची, अपनी पिस्तौल उठाई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और बाहर निकलने लगी। रजत ने रास्ता रोका, मैडम, यह बहुत बड़ा नेटवर्क है, अकेले मत जाइए, हमें ऑपरेशन करना होगा। अनीता की आंखें गहरी लाल हो गई। जब तक प्लान बनाओगे तब तक एक और बच्ची की लाश मिलेगी, मुझे अकेले जाने दो। रजत चुप हो गया। उसने पहली बार किसी की आंखों में इतनी नफरत देखी थी। अनीता ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ी, जहां अंधेरे के पीछे मौत इंतजार कर रही थी। गाड़ी की रफ्तार हवा से बात कर रही थी। अनीता के हाथ स्टीयरिंग पर थे मगर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। हर बीती हुई लड़की की चीख उसके कानों में गूंज रही थी। हर माँ का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने था। आज यह खेल खत्म होगा। उसने गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम के पास रोकी। यही वह जगह थी जहां से लड़कियां गायब होती थी। चारों ओर अंधेरा था, बस अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। दरिंदों की हंसी, किसी मासूम की सिसकियां, उसके खून में उबाल आ गया। उसने धीरे से अपने जैकेट की जिप ऊपर की, हथियार चेक किया और गोदाम की पिछली दीवार पर दबे पांव बढ़ी। एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका। सामने का नजारा देख उसकी रगों में खून जम गया। करीब 7-8 लड़कियां जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उनके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और ठीक बीच में किशोर ठाकुर बैठा था, बड़े आराम से, हाथ में सिगार लिए, मुस्कुराता हुआ। आज अच्छा माल हाथ लगा है, बड़े ऊंचे लोग आने वाले हैं, इनकी बोली लगने वाली है, उसने कहा और हंस पड़ा। अनीता की मुट्ठियां भींच गई। अब वक्त आ गया है इन हैवानों को उनकी सही जगह भेजने का। उसने गहरी सांस ली, बंदूक को कसकर पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ी। अंदर बैठी लड़कियों की बेबस आंखें जैसे उसे देख रही थी। हमें बचा लो दीदी, आज कोई नहीं बचेगा। गोदाम के अंदर अंधेरा था लेकिन अनीता की आंखों में आग जल रही थी। उसके हर कदम के साथ बदले की लपटें तेज होती जा रही थी। सामने किशोर ठाकुर अपने गुंडों के साथ हंस रहा था। उसकी आवाज किसी जहरीले सांप की फुफकार जैसी थी। आज तो मजा आ जाएगा, यह लड़कियां अब हमारे लिए सोने की खान है। एक लड़की के गाल पर उसका हाथ पड़ा, बोला, जिंदा है कि मर गई? उसने हंसते हुए कहा। लड़की कांप रही थी। उसकी आंखें किसी मुर्दे जैसी लग रही थी। बिना किसी उम्मीद के अब यह हाथ कभी किसी लड़की पर नहीं उठेगा। अनीता की आवाज अंधेरे में गूंजी। सबका ध्यान दरवाजे की ओर गया। वह वहां खड़ी थी, बंदूक सीने पर तनी हुई, आंखों में तूफान लिए। किशोर ठाकुर की हंसी थम गई। अरे, यह कौन है? उसने कहा, मगर उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। अनीता ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, तेरी मौत। गोली चलने की आवाज आई। गोली किशोर ठाकुर के पास रखी शराब की बोतल में लगी। कांच चकनाचूर हो गया। गुंडे तुरंत चौकन्ने हो गए। कुछ ने हथियार निकाल लिए लेकिन अनीता ने दूसरा मौका नहीं दिया। पहली गोली उस गुंडे की जांघ में लगी जिसने सबसे पहले पिस्टल तानी थी। अब कमरे में अफरा तफरी मच चुकी थी। लड़कियां डर के मारे दीवार की ओर सरकने लगी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि चीख सके।
किशोर ठाकुर अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अनीता की आंखों में जो था वह गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक था। बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है ना। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अब तो चीखने की बारी तेरी है। गोदाम की छत से टपकता पानी नीचे गिर रहा था। खून की बूंदें जमीन पर फैल रही थी। अंधेरे में खड़ी लड़कियां देख रही थी। एक मसीहा उनके लिए हैवानों से टकराने आई थी, और अब यह रात मौत की रात बनने वाली थी। गोदाम के अंदर मौत की आहट गूंज रही थी। किशोर ठाकुर अब भी अपनी जगह खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब जो डर था वह किसी शिकारी के शिकार बनने से पहले का डर था। तूने बहुत चीखें सुनी होगी, बहुत लड़कियों की चीखें। अनीता की आवाज में इतनी नफरत थी कि दीवारें भी कांप गई। आज तो खुद चीखेगा। उसने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन तभी पीछे से एक गुंडे ने उस पर हमला करने की कोशिश की। गोली उसके सिर के बीचों बीच लगी। वह बिना कोई आवाज निकाले जमीन पर गिर पड़ा। बाकी गुंडे अब डर गए थे। कोई अनीता के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब तेरा नंबर है किशोर ठाकुर। किशोर के माथे पर पसीना छलक आया। देख, समझने की कोशिश कर। जो हुआ वह सिर्फ बिजनेस था। अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बंदूक सीधे किशोर की ओर उठी। बिजनेस? व लड़कियां तेरे लिए बिजनेस थी। उनकी टूटी हुई जिंदगियां, उनकी सूनी आंखें, उनका छीन लिया गया बचपन, क्या सब बिजनेस था? किशोर अब तक समझ चुका था कि वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अनीता के हाथ कांपे नहीं। गोली सीधी उसके घुटने पर लगी। वह चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। अब भाग, अनीता ने ठंडी आवाज में कहा। भाग किशोर ठाकुर, जैसे वह लड़कियां तुझसे भागने की कोशिश करती थी। किशोर दर्द से तिलमिला उठा। उसका शरीर झटका खा रहा था। प्लीज मत मारो। अनीता ने लड़कियों की ओर देखा जो अब भी सहमी हुई थी। उनमें से एक बहुत मुश्किल से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे, आंखों में डर और बदला दोनों थे। इसे मत छोड़ो। अनीता ने सिर हिलाया। उसने किशोर की बंदूक उठाई और उसी के हाथ में थमा दी। इंसाफ खुद ले लो। लड़की ने हथियार को देखा, फिर अनीता को। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। जो दर्द हमें दिया गया उसका बदला आज मिलेगा। और फिर गोदाम के अंदर एक आखिरी चीख गूंज उठी। गोदाम के अंदर सब कुछ थम गया। बस धुएं की गंध और खून की बूंदें जमीन पर गिरने की आवाज बची थी। किशोर ठाकुर अब नहीं रहा, लेकिन उसकी चीख, उसकी घबराहट सब लड़कियों की आंखों में कैद हो गई थी। अनीता वहीं खड़ी थी। उसकी बंदूक अब भी उसके हाथ में थी, मगर अब उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस खालीपन। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा। वह लड़कियां जो कुछ घंटे पहले लाश से भी बदतर हाल में थी, अब भी कांप रही थी। कोई जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी, कोई दीवार पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक लड़की किशोर की लाश को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, बस एक दर्द जिसे सिर्फ वही समझ सकती थी। अनीता उनके पास गई। उसने धीरे से एक लड़की का हाथ पकड़ा। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, अब तुम आजाद हो। लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगे। दीदी, क्या वाकई में? उसकी आवाज कांप रही थी। अनीता की आंखें भी भीग गई। उसने धीरे से उस लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। हाँ, अब कोई नहीं छुपाएगा, अब कोई नहीं छीन पाएगा तुम्हारी जिंदगी। लड़कियां एक एक कर अनीता से लिपट गई। वह सब फूट फूट कर रो रही थी। इतने दिनों का दर्द, इतनी रातों की चीखें, वह सारे घाव जो कभी दिखे भी नहीं, आज जैसे उन आंसुओं के साथ बह रहे थे। अनीता ने आसमान की ओर देखा। उसके कानों में अब भी उन मासूम बच्चियों की चीख गूंज रही थी, जो इस दरिंदगी का शिकार होकर कभी वापस नहीं आ सके। काश मैं उन सबको भी बचा पाती। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू टपका और जमीन पर गिर गया। आसमान में काले बादल छा चुके थे। हल्की बारिश शुरू हो गई थी, मानो खुद कुदरत भी उन लड़कियों के दर्द पर रो रही थी। अनीता ने एक गहरी सांस ली। अब ये लड़कियां इस नर्क से बाहर निकलेंगी। अब वे फिर से खुलकर सांस लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और अंधेरे कोने में कोई और मासूम अब भी कैद होगी। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हर लड़की सुरक्षित नहीं हो जाती। उसने हथियार वापस अपने हॉस्टल में रखा
और उन लड़कियों को लेकर बाहर निकल गई। गोदाम के अंदर अंधेरा था, लेकिन बाहर पहली बार एक नई सुबह उनकी राह देख रही थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।